सुबह करीब 7:30-8 बजे महाकाल मंदिर के पास पकड़ा जाता है और इसके बाद दिन भर वो उज्जैन पुलिस के कब्जे में रहता है। 2:30 से 3 बजे के दरमियान यूपी एसटीएफ की टीम उज्जैन पहुंचती है और इसके बाद विकास दुबे से पूछताछ वैसी शुरू होती है। सबको उम्मीद ये थी कि उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और ट्रांजिट रिमांड लेकर उसे यूपी ले जाया जाएगा। सीआरपीसी की धारा 80 के तहत ये कहा गया है कि अगर किसी मुलजिम को आप गिरफ्तार करते हैं और उस मुलजिम को किसी दूसरे स्टेट की पुलिस अपने यहाँ ले जाना चाहती है तो उसके जुर्म बताते हुए अदालत में आपको जाना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि हमें इसको ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड चाहिए, और अदालत की इजाज़त के बाद ट्रांजिट रिमांड मिलती है और फिर आप ले जा सकते हैं। कल ऐसा नहीं हुआ। कल यूपी पुलिस उज्जैन की किसी अदालत में गई ही नहीं, न ट्रांजिट रिमांड लिया। अब ये एक तरह से कानून के साथ खिलवाड़ है, लेकिन इसकी भी तैयारी की गई कि इससे कैसे बचा जाए। रात को उज्जैन के एसपी मनोज सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। शुरू में बड़े अच्छे खुशमिजाज थे, हंस रहे थे, लेकिन इसके बाद इसी सवाल को लेकर जब उनके ऊपर सवाल दागे जाते हैं तो वो परेशान हो जाते हैं और फिर चले जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से। सवाल यही था कि एमपी पुलिस ने बिना ट्रांजिट रिमांड के यूपी पुलिस एसटीएफ की टीम को विकास दुबे को क्यों सौंप दिया और कैसे सौंप दिया। तब यहाँ पे दो कहानी आई। कहानी आई कि उज्जैन पुलिस ने सुबह से लेकर शाम तक कहीं पे भी विकास दुबे की गिरफ्तारी दिखाई ही नहीं थाने में। चलो भाई, नहीं दिखाई तो जब गिरफ्तारी नहीं दिखाई तो उससे क्या फ़ायदा होगा। तो उसकी कहानी ऐसे तैयार होती है कि उनकी कहानी के हिसाब से ये विकास दुबे महाकाल मंदिर के पास पकड़ा गया। हमें पता है कि कानपुर वाला, इसने खुद ही नाम बताया और इसने ऐसे ऐसे जुर्म किए हैं, 8 पुलिस वालों को मारा है, तो हमने इसको बैठा लिया, लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत नहीं था कि ये विकास दुबे है। तो हमने कानपुर के एसपी को फ़ोन किया और कानपुर के एसपी से कहा कि एक बंदे को ऐसे ऐसे हमने पकड़ा है, लगता विकास दुबे है, तो आप आ जाइए और तस्दीक कर लीजिए। तो इसके बाद कानपुर से चूँकि मामले की जो जांच हो रही थी वो एसटीएफ की टीम कर रही थी, तो एसटीएफ की टीम आती है, हम उसको थाने में बिठा कर रखते हैं। एसटीएफ की टीम आती है, उसके बाद देखती है और फिर तस्दीक करती है कि हाँ ये विकास दुबे है। तो जब पता चल गया कि ये विकास दुबे है तो हमने उनके सुपुर्द कर दिया कि भैया ये आपका मेहमान है, आप ले जाओ। इसलिए ट्रांजिट रिमांड की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये उज्जैन पुलिस की कहानी है कि उनका इंतज़ार किया, तस्दीक हुई और दे दिया। चले, यहाँ तक इनकी बात एकदम सही है। अब कल सुबह से रात तक आप सब ने भी सुना होगा हर न्यूज़ चैनल पर, सबसे पहले होम मिनिस्टर आए एमपी के, उन्होंने एकदम सीना ठोक के कहा कि हमने विकास दुबे को गिरफ्तार किया। इसके बाद सीएम आए और शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा कि हमने गिरफ्तार किया। इसके बाद डीएम आए उज्जैन के, उन्होंने कहा कि हमने विकास दुबे को गिरफ्तार किया। इसके बाद एसपी आते हैं उज्जैन के, वो भी कहते हैं कि हमने विकास दुबे को गिरफ्तार किया। इसके बाद लखनऊ में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी हैं, वो कहते हैं मीडिया से कि प्रशांत दुबे को उज्जैन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब सब कह रहे हैं कि आप गिरफ्तार कर लिया, तो फिर सीआरपीसी के सेक्शन 80 के तहत ये कहा यह है कि एक शख्स को जब आपने गिरफ्तार किया ऑफिशियली, तो दूसरे स्टेट की पुलिस को सौंपने से पहले उसका ट्रांजिट रिमांड लेना ज़रूरी है, यानी उसको उस जगह की अदालत में पेश करना ज़रूरी है। तो यहाँ दोनों बातें हैं कि हमने सुपुर्द कर दिया, तो अगर आपने सुपुर्द किया तो इसका मतलब है कि आपने अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि अरेस्टिंग लिखी नहीं है। तो जब अरेस्टिंग लिखी नहीं तो फिर चीफ मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर और एसपी से लेकर डीएम तक क्यों कह रहे हैं कि हमने विकास दुबे को गिरफ्तार किया। ये दोनों अलग चीज़ें थी। तो पहली चीज़ तो यहीं पड़ती है बुनियाद। खैर, इसके बाद शाम 7 बजे उज्जैन से एसटीएफ की टीम जो गई थी वहाँ पर 3 गाड़ियों में गई थी। उसमें एक सफारी गाड़ी थी, एक टीयूवी 300 थी और एक और गाड़ी थी। चौथी गाड़ी जो थी वो उज्जैन पुलिस की थी, इनोवा, क्योंकि उज्जैन पुलिस की जिम्मेदारी थी कि यूपी के बॉर्डर तक, जहाँ पे एमपी की सीमा ख़त्म हो जाए, वहाँ तक प्रोटेक्शन देते हुए विकास दुबे को वो पहुँचाएँ और छोड़ आएँ। तो शाम 7 बजे उज्जैन से 4 गाड़ियों का काफिला निकलता है। 3 गाड़ी यूपी एसटीएफ की है और 1 गाड़ी एमपी पुलिस की है। एमपी पुलिस की उस इनोवा का गाड़ी में विकास दुबे बैठा होता है और उसमें एमपी पुलिस के अलावा एसटीएफ के भी कुछ लोग बैठे होते हैं। अब यह सफ़र शुरू होता है। इस सफ़र के साथ साथ अब आज तक की टीम भी इनको फॉलो करती है। करीब 50-60 किलोमीटर आगे जाते हैं, एक पेट्रोल पंप के पास ये गाड़ी रुकती है, वो पेट्रोल भराते हैं। तो हमारी टीम जो है वो शूट करना शुरू कर देती है विकास दुबे की तस्वीर और ये। तो वो गुस्सा होते हैं एसटीएफ की टीम
और वो आते हैं और उसके बाद कैमरामैन को मना करते हैं और उनको लेकिन कोई बातचीत या को रोकने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन वो धमकाते हैं और फिर गाड़ी तेज़ी से आगे लेकर भाग जाते हैं। थोड़ी दूर के बाद करीब 2-2.5 घंटे और आगे जाकर एक टोल नाका पड़ता है। वहाँ पे अचानक उस 4 गाड़ियों के काफिले में से एक गाड़ी, आज तक की जो हमारी टीम है, रिपोर्टर हमारे रवीश पाल, उनकी गाड़ी के आगे अचानक रोक दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम क्यों पीछा कर रहे हो, और कैमरामैन के साथ धक्का मुक्की होती है और फिर उस गाड़ी की चाबी वो STF का जो बंदा था वो निकाल लेता है और गाड़ी की चाबी लेकर वो अपनी गाड़ी में बैठकर विकास दुबे के साथ भाग जाता है। अब हमारी टीम सड़क किनारे, रात करीब 10:30 बज रहा है, चाबी है नहीं, गाड़ी खड़ी हुई है। वो दफ्तर फ़ोन करता है, फिर पुलिस ऑफिशियल को फ़ोन करते हैं। इसके बाद STF के ज़रिए उनको मैसेज दिया जाता है कि भैया ऐसा मत करो, इनकी चाबी लौटा दो। 61 किलोमीटर आगे जाकर STF की टीम, एक टोल और पड़ता है, उस टोल पे हमारा एक दूसरा रिपोर्टर था, उसको वो गाड़ी की चाबी सौंप देते हैं। वो फिर 61 किलोमीटर वापस आता है चाबी देने के लिए, तब ये गाड़ी चलती है, लेकिन तब तक वो काफिला आगे निकल चुका था। खैर उसके बाद बाकी टीमें पीछा करना शुरू करती हैं। STF की टीम नहीं चाहती थी कि मीडिया की कोई गाड़ी उसके पीछे हो। इसके पीछे क्या मकसद है ये आगे पता चलेगा आपको। खैर पूरा रात गुजरता है ये गुना झांसी होते हुए। सुबह करीब 6:30 बजे कानपुर की, अच्छा उससे पहले अब MP की बॉर्डर ख़त्म हो जाती है, तो जैसे ही MP की बॉर्डर ख़त्म होती है वहीं तक इनोवा गाड़ी आती है। तो MP की सीमा पर अब उस इनोवा गाड़ी से विकास दुबे को उतारा जाता है और उसके UP STF की वाइट जो टाटा सफारी गाड़ी थी उसमें बैठा दिया जाता है। अब गाड़ी बदल गई, चूँकि सरहद बदल गई। इसके बाद अब विकास दुबे STF की टीम के साथ वाइट टाटा सफारी गाड़ी में बैठता है और UP की सीमा में दाखिल होता है। सुबह 6:30 बजे अब 3 गाड़ियों का ये काफिला, क्योंकि चौथी लौट चुकी है MP पुलिस की, कानपुर टोल प्लाजा पर पहुंचते हैं। अब वहाँ पे भी सारी टीम, हमारी मेरे जो सहयोगी अरविंद ओझा, तेज तर्रार रिपोर्टर, वो भी वहाँ मौजूद। अब उस टोल प्लाजा पे क्रॉस करने के बाद 2 और UP पुलिस की गाड़ी पहले से खड़ी थी। अब ये 3 गाड़ियों का काफिला वहाँ से गुजरता है। इस 3 गाड़ियों में से विकास दुबे सफ़ेद वाइट जो टाटा सफारी थी उसमें बैठा हुआ दिखता है, बाकायदा कैमरे पर रिकॉर्ड होता है। इसके बाद अब उन 3 गाड़ियों के साथ वो जो 2 गाड़ी वहाँ टोल पे पहले से खड़ी थी वो भी उसमें शामिल हो जाती है उस काफिले में। एक गाड़ी आगे, एक गाड़ी पीछे और 3 गाड़ियाँ बीच में। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से निकलती हैं, क्योंकि अब अपना इलाका आ चुका था। अचानक एक नाका आता है और उस नाके पर बैरिकेडिंग की हुई थी और फ़ौरन जो मीडिया की गाड़ी थी उसको रोक दिया जाता है। STF की गाड़ी निकल गई। अब मीडिया के सारे लोग परेशान, रिपोर्टर लड़ते हैं, पूछते हैं भैया हमें क्यों रोक रहे हो, हम ड्यूटी पे हैं। तो कहते हैं नहीं वो कोरोना की वजह से चेकिंग चल रही है। अब पता नहीं कोरोना की कौन सी ऐसी चेकिंग होती है। खैर इस बहस में करीब 10 से 15 मिनट का वक्त निकल जाता है। 10-15 मिनट के बाद जब वो देखते हैं कि कैमरे पर रिकॉर्ड हो रहा है या उन्हें लगता है कि शायद उनका काम हो गया, वो बैरिकेड हटा देते हैं, मीडिया की गाड़ी को आगे जाने की इजाज़त दे देते हैं। वहाँ से करीब 10 किलोमीटर आगे जैसी मीडिया की गाड़ी पहुँचती है तो हैरान हो जाती है देखकर कि सड़क किनारे उनमें से एक गाड़ी जो उज्जैन से चली आ रही है, जिसका लगातार पीछा किया गया, जो कैमरे पर है, वो सड़क किनारे पलटी हुई है। और वो गाड़ी थी TUV 300 महिंद्रा की, जिसमें STF के लोग बैठे हुए थे। वहाँ पे कुछ पुलिस वाले खड़े थे, तो पूछा गया कि ये क्या हुआ, तो पुलिस वाले ने कहा एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी स्लिप कर गई और पलट गई, और पलटी हुई गाड़ी थी और एक्सीडेंट के बाद यहाँ। तो फिर बोला यहाँ तक तो ठीक था। अब रिपोर्टर को भी ये लगा कि हटाओ एक्सीडेंट हुआ है। बाकी के कोई जो STF के लोग थे वो वहाँ पे उस गाड़ी के आसपास नहीं, और बाकी STF की दोनों गाड़ियाँ जो थी वो भी वहाँ पे नहीं थी, सिर्फ एक यही गाड़ी पलटी हुई थी TUV 300। तो टीम आगे ही बढ़ती, तब तक एक पुलिस वाले ने कहा कि ये गाड़ी पलटी और इसमें से विकास दुबे ने भागने की कोशिश की, एक पुलिस वाले का पिस्टल छीन लिया। जवाब में पुलिस की टीम उसके पीछे भागी, उसने सरेंडर नहीं किया, उसने गोली चलाई, जवाब में पुलिस ने गोली चलाई और विकास दुबे घायल हो गया। इसके बाद उसको घायल विकास दुबे को हॉस्पिटल ले जाया गया। जैसी ये कहानी सुनी तो सब रिपोर्टर के कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अभी 10 किलोमीटर पहले हम लोगों ने देखा है कि विकास दुबे वाइट टाटा सफारी गाड़ी में बैठा हुआ है। जिस गाड़ी का एक्सीडेंट है जो पलटी हुई वो TUV 300 है। एक्सीडेंट TUV 300 का हुआ, विकास दुबे गाड़ी में जो बैठा हुआ वो टाटा सफारी है। तो फिर वो इस गाड़ी के एक्सीडेंट से उसका क्या लेना देना। लेकिन ये कहानी जब तक समझ में आती, थोड़ी देर के बाद अचानक पता चलता है कि विकास दुबे हॉस्पिटल पहुंचा, वहाँ पे फिर से कैमरे में सारी चीज़ें कैद हो रही हैं।
जिस गाड़ी में अब वो हॉस्पिटल पहुंचता है वो फिर से वही टाटा सफारी हो गई जिसमें वो 10 किलोमीटर पहले बैठा हुआ था। तो इस 10 किलोमीटर में सारा खेल होता है। जहां तक मीडिया फॉलो कर रही थी सब कुछ ठीक था। जैसे ही उस बैरिकेड पे मीडिया को रोका गया और 10 से 15 मिनट का ये पूरा टाइम था और इस 10-15 मिनट में ही ये गाड़ियां भी बदली, विकास दुबे निकल कर भागा भी, विकास दुबे पे गोलियां भी चली और विकास दुबे मारा भी गया। तो ये 15 मिनट जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि अगर ये गैप ना होता, अगर बैरिकेड ना होता, मीडिया की गाड़ी लगातार कोर्ट तक, चूँकि प्रेस रिलीज़ आई है अभी एसटीएफ की, उसमें कहा गया है कि हम उसे कानपुर की अदालत में पेश करने के लिए ले जा रहे थे जब ये हादसा हुआ, तो वो अदालत में होता। एसटीएफ ने इस पर सफाई ये दी है कि ये गाड़ी इसलिए पलटी क्योंकि जब गाड़ी जा रही थी तो अचानक सड़क पर गाय और भैंस आ गई और जो ड्राइवर था वो बड़ा थका हुआ था, चूँकि लगातार वो पूरी रात ड्राइविंग कर रहा था, करीब 750 किलोमीटर ट्रैवल किया और अचानक जानवर आ गया, वो कंट्रोल नहीं रख पाया, इसलिए गाड़ी पलट गई। गाड़ी जो पलटी वो उनका ये भी है कि करीब 50 से 100 मीटर तक घिसटते हुए गई। अगर गाड़ी की स्पीड, और ये भी है कि मीडिया चूँकि पीछे थी इसलिए गाड़ी की रफ्तार भी ज़्यादा थी, तो अब तीनों चीज़ें मिला लें तो एक तेज़ रफ्तार गाड़ी अगर पलटती है और 50 से 100 मीटर घिसटती है तो फिर गाड़ी डैमेज होनी चाहिए। गाड़ी के सारे शीशे सलामत हैं, गाड़ी के किसी शीशे में कोई न टूटा है न कोई और चीज़ें। गाड़ी की बॉडी में कहीं कोई इस तरह के निशान नहीं है जिससे लगे कि कोई भयानक एक्सीडेंट हुआ या गाड़ी इतनी 50-100 मीटर घिसट कर चली है। बारिश हुई है चूँकि सुबह, तो आसपास की जहाँ से ये गाड़ी के घिसट के जाने तक की बात हो रही है, मट्टी गीला है, गीली मिट्टी में कहीं निशानी नहीं है गाड़ी के घिसटने की। तो ये सारी चीज़ें नहीं है। बाकी आप समझदार हैं कि कहानी क्या हो सकती है। तो ये कहानी का पहला पहलू है। अब दूसरा आइए, जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उसके बाद बताया जाता है कि कुल 6 पुलिस वाले इसमें घायल हुए हैं, जिसमें 4 पुलिस वाले गाड़ी के पलटने की वजह से और 2 पुलिस वालों को गोली मारी गई, उससे वो इंजर्ड हुए। डॉक्टर से पूछा गया कहाँ लगी है गोली, तो पता चला कि दोनों पुलिस वालों की गोली छूते हुए निकल गई है, तो कोई खतरे की बात नहीं है। विकास दुबे को कहाँ कहाँ गोली लगी, तो बताया गया कि विकास दुबे को 4 गोली लगी है, एक हाथ में और 3 सीने में। एक शख्स जो गाड़ी एक्सीडेंट होता है, निकलता है, भागता है, सबसे पहले तो वो पुलिस वाले जो उसको पूरे रास्ते में हाथ बंद करके नहीं लाते हैं, इतना खूंखार क्रिमिनल है, ये लापरवाही है क्योंकि वो कुछ भी कर सकता था। दूसरा, वो एसटीएफ के लोग कमांडो भी होते हैं, वो अपने पिस्टल को सही से नहीं रख पाए कि वो छीन के लेके भाग रहा है। और तीसरा, उसके पैर में चोट है, लड़खड़ाता है, पहले भी गोली लगी है, तो इतनी तेज़ी से भाग भी रहा है। पांचवा ये कि फिर उसके बाद भागते हुए पुलिस उसको ललकारती है, कहती है सरेंडर करने के लिए, नहीं करती है तो पुलिस गोली चलाती है, लेकिन गोली पीठ की तरफ लगने की बजाय, पीठ पे लगने की बजाय, पैर पे लगने की बजाय 3 गोलियां सीधे जाके सीने में लगती हैं और करीब से लगती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी बताती हैं। क्या बताती हैं? 7 जुलाई को यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 लाइनों का इस्तेमाल किया था कि 8 पुलिस वालों की शहादत बेकार नहीं जाएगी, जिसने भी ये किया है वो पछताएगा जो भी उसके साथ होगा, और ये एक नज़ीर होगा। तो पछताना और नज़ीर होना ये एलानिया पहले से था। कल उसकी गिरफ्तारी या सरेंडर, उससे भी यूपी पुलिस को एक तरह से नाकामी थी। लेकिन एक चीज़ थी कि बहुत सारे लोग बात कर रहे थे इस इनकाउंटर को लेकर। हैदराबाद के बाद ये चीज़ें शुरू हुई तो कई चीज़ें चल रही थी कल से ही। एक ये कि इनकाउंटर कब होगा, कोई ये नहीं कह रहा कि अब इनकाउंटर नहीं होगा क्योंकि पकड़ा गया। बात ऐसे हो रही कि अब ये इनकाउंटर कब होगा, कहाँ होगा, आजकल में होगा या 2-4 दिन और वेट होगा, क्या कानपुर में ले जाकर होगा, कानपुर के क्या उसी बिकरू गांव में ले जाया जाएगा, क्या बिकरू गांव के उसी घर के अंदर ले जाकर इनकाउंटर किया जाएगा। ये सारी बातें चल रही थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही सारा काम खत्म हो गया। मैंने आपको शुरू में जब से ये कहानी सुना रहा हूँ 3 चीज़ें कही थी। आज मैं भी एक चीज़ में गलत साबित हुआ। मैंने कहा था इस पूरे मामले का 3 अंजाम होगा, आपको याद होगा। मैंने कहा पहला सरेंडर, दूसरा इनकाउंटर और तीसरा गिरफ्तारी। यही 3 अंजाम थे। ये पहला केस है जिसमें 2 चीज़ें एक साथ हो गई, सरेंडर भी, बल्कि तीनों हो गई। आप इसको सरेंडर माने तो सरेंडर भी हो गया,
आप इसको गिरफ्तारी माने उज्जैन पुलिस की, तो गिरफ्तारी भी हो गई और एनकाउंटर भी हो गया। तो एक केस जिसके बाकी मामलों में 3 अंजाम होते, यहाँ 3 अंजाम एक केस के साथ हो गए। अब जांच होगी, बहुत सारी चीज़ें उठेंगी, बहुत सारे सवाल उठेंगे, लेकिन कई चीज़ें हैं इसमें। एक कि जिस तरीके से 2 और 3 जुलाई की रात को बिकरू गांव में हुआ, 8 पुलिस वालों की जान ली गई और उनमें से 2-3 के साथ जिस हैवानियत के तरीके से जान ली गई, कुल्हाड़ी मारे गए, पैर काटे गए, चेहरे पे गोली मारी गई। विकास दुबे और उसके गुर्गों से किसी को हमदर्दी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। ऐसे खूंखार अपराधियों का, ऐसे जालिम लोगों का अंजाम और हश्र एक होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा। अगर ये एनकाउंटर पूरी तरह जेन्युइन है तो फिर किसी को अफसोस भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो दूसरी चीज़ है वो मुझे थोड़ी, जो हैदराबाद के बाद ये इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि हम सब एक सभ्य समाज में रहते हैं और सब कुछ सिस्टम से है। हम बहुत सारी शिकायतें कर सकते हैं पुलिस से, कानून से, अदालत से, लेट लतीफ़ी से, मुकदमे में सुनवाई से, पुलिस की बेईमानी से। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, अगर सिस्टम से हटकर यूं ही सब चलता रहा तो फिर समाज में जंगल राज होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी और इसके बड़े सारे बुरे अंजाम भी होंगे। वो इसलिए कि पुलिस का काम है पकड़ना और पकड़कर अदालत में पेश करना, अदालत का काम है सज़ा देना। तो ये सज़ा विकास दुबे को अगर कायदे से देखें तो अदालत भी दे सकती थी, लेकिन जो हैदराबाद में हुआ उसके बाद अब जो हुआ ये पुलिस ही फैसला कर रही है। और शायद इसकी 2 वजह, और इन दोनों केस को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, लोगों की जो भावनाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं उन लोगों से जिनके साथ जुर्म हुआ और उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने जुर्म किया। चाहे वो हैदराबाद की जो डॉक्टर थी जिसके साथ गैंग रेप हुआ, तो उन चारों के साथ किसी को हमदर्दी नहीं थी। और यही वजह है कि पहली बार मिठाई बटे, लड्डू बटे, पुलिस के एनकाउंटर पर कभी सवाल नहीं उठा। सेम ये चीज़ है, जिस तरीके से 8 पुलिस वालों को शहीद किया गया मारकर, और जिस तरीके से मारा गया, विकास दुबे जैसे लोगों के साथ किसी को हमदर्दी नहीं है। और इसीलिए इस एनकाउंटर को लेकर कोई आप उस तरीके से बातें भी नहीं हो रही है, वरना आमतौर पे किसी भी एनकाउंटर को लेकर फ़ौरन शक और सवाल खड़े होते हैं। बट यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें एकदम ओपन है, फिर भी एक लोगों को लगता नहीं है ऐसे लोगों का अंजाम यही होना चाहिए। पर मेरा ये है कि इसके आगे चल के बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। लेकिन क्या ये भी कहूँ कि पुलिस पूरी तरह से गलत है, तो फिर सवाल ये है कि अगर अदालतों में इतना वक्त लगेगा एक एक जुर्म के लिए, जैसे निर्भया के इसके लिए कि कितनी बार तो फांसी टली, तो लोगों का सब्र जाता रहता है। अब लोग चाहते हैं, एक तो पेशेंस कम है, फटाफट इंसाफ हो, फटाफट सज़ा मिले। तो इन चीज़ों को सोचना भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं सुधरी तो फिर सड़कों पर ही फैसला हुआ करेगा, और ये गलत है। इसका कैसे गलत इस्तेमाल हो सकता है कि मान लीजिए कोई एक आध दुश्मनी हो गई हमारी किसी से, हमने उसको किसी केस में फंसा दिया और हमने उस पुलिस वाले से कहा कि यार अब तो कोई उंगली भी नहीं उठाता आजकल तो एनकाउंटर पे, तो 2-4 केस इस पर डालकर इसको एक क्रिमिनल टाइप बना दो और इसका एनकाउंटर कर दो, जो पैसे मुझसे ले लो, काम आसान हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें खतरा पैदा कर सकती हैं आने वाले वक्त में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और इसके लिए दोनों की ज़रूरत है। पुलिस अगर विनय दुबे जैसे क्रिमिनल को उभरने ही ना दे, पनपने ही ना दे, उससे पहले कि सर उठाए उसी वक्त कुचल दे विकास दुबे, तो शायद ये दिन ना देखना पड़े और विकास दुबे जैसे गुंडे पैदा ही ना हो, पैदा होने से पहले ही उनको कुचल दिया जाए। अदालतों में जब ये केस जाए और अगर वो फटाफट फैसला सुना दें और जल्दी इंसाफ हो, तो भी शायद लोगों का भरोसा ये रहेगा ही नहीं, यहाँ तो फटाफट फैसला हो जाता है, इसको सज़ा मिलेगी, तो भी सोच बदल सकती है। तो ये जिम्मेदारी हर एक की है और जब तक हर एक जिम्मेदारी नहीं निभाएगा ये चीज़ें ख़तरनाक हो सकती हैं। तो मेरा मानना है कि हम आज कल या कुछ ऐसे घटनाओं पे खुश हो सकते हैं कि अच्छा किया। बहुत सारे लोगों के हर एक के अलग अलग रहा है। आप सोशल मीडिया पे जाइए, बहुत है कि नहीं ऐसे लोगों का ऐसे ही होना चाहिए। हम आम बोलचाल में भी बात करते हैं नहीं ऐसे को ठोक ही देना चाहिए, यही इनका अंजाम है, यही सज़ा है। वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर ऐसे ही ये रफ्तार बढ़ती रही और ऐसे ही होता रहा तो ये मान के चलिए कि बहुत सारे गलत लोग भी इसमें फंस जाएंगे। जो मुजरिम हैं, जो गुनहगार हैं, जो विकास दुबे जैसे लोग हैं, उनकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त मिलनी चाहिए, लेकिन एक सिस्टम और एक उसके ज़रिए, वरना फिर हमारी जो सिविलाइज सोसाइटी है इसका बैलेंस बिगड़ सकता है। तो ये थी पूरी कहानी।